गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स सो इजी। और आज हम अपने इकोनॉमिक्स के वीडियो नंबर 8 में हैं और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज़ मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो बेसिकली नेशनल इनकम क्या है कि नेशनल इनकम को अगर हम मेज़र करने जाएं तो इसे 3 तरह से मेज़र कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन मेजर द नेशनल इनकम। द फर्स्ट इज़ वैल्यू एडिशन और वैल्यू एडिड और प्रोडक्ट मेथड भी इसको कहते हैं। सेकंड इज़ इनकम मेथड एंड थर्ड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो ऑल दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम। एक्चुअल में अगर हम वैल्यू एडिशन को और इनकम मेथड को और एक्सपेंडिचर मेथड को तीनों मेथड से अलग अलग तरीके से करते हैं तो भी हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू बराबर ही आती है। इसलिए इन तीनों मेथड को में से अल्टरनेटिव माना जाता है। किसी को भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हो और सब में आंसर एक ही आएगा। उसका कारण ये है कि जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उनके हम टोटल वैल्यू को काउंट कर लें तो हमारे पास नेशनल इनकम आती है। और जो वस्तुएं हैं उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है अगर उन सब लोगों की इनकम को जोड़ लें तो भी हमारे पास नेशनल इनकम आती है। और अगर जो इनकम है उस इनकम को ही खर्च के रूप में यूज़ किया जाता है। बिकॉज इन इकोनॉमिक्स हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति का, एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय है। तो अगर हम सबके एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर लें, काउंट कर लें तो भी हमारे पास क्या आएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी। तो इनमें 1 बाय 1 हम करके सभी तीनों मेथड को हम पढ़ेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट मेथड दैट इज़ वैल्यू एडिड मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, नेट वैल्यू एडिड, मतलब वैल्यू एडिशन एडिड मेथड का मतलब क्या है। एक्चुअल में वैल्यू एडिड मेथड का मतलब है कि इट इज़ द नेट वैल्यू एडिड इन द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट हो रहा है उसके अंदर कितनी वैल्यू हमने ऐड की है। और जब वैल्यू एडिड मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं तो वैल्यू एडिड मेथड के लिए हमें क्या पता है, आउटपुट यहाँ पे एक कीवर्ड है। तो आइए हम पहले जानते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इसके कंपोनेंट हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज सेल्स, और हमें पता है पहला कंपोनेंट सेल्स है और दूसरा है चेंज इन स्टॉक। आइए हम पढ़ते हैं कि क्यों जरूरी है, सेल्स से हम कैसे आउटपुट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है हमें सेल्स है वो सेल्स किससे प्राप्त हो सकती है। द सिंपल फॉर्मूला इज P इंटू क्यू, प्राइस पर यूनिट इंटू आउटपुट, आउटपुट सोल्ड। तो आउटपुट सोल्ड का मतलब क्या है कि जितना भी आउटपुट हम बेच रहे हैं और उसका प्राइस कितना है पर यूनिट का, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल सेल की वैल्यू आ जाती है सिंपल मैथमेटिक्स में। बट हेयर सेल्स इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो सेल वो है जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारे देश में, और एक सेल वो है जो हम विदेशों में भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट, सेल्स टू ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तो सेल का ही पार्ट है, और दूसरा सेल का पार्ट वो है जो हमारे देश के अंदर ही कंज्यूम हो रहा है, उन्हीं लोगों को हम सेल कर रहे हैं। तो सेल्स के ये 2 पार्ट हैं, एक्सपोर्ट प्लस सेल्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, चेंज इन स्टॉक। आपको पता है स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी अपने लिए कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसका प्रोडक्शन करती है, तो उसे वो मीन्स स्टॉक के रूप में रखती है बेचने के लिए। अब जब स्टॉक होता है तो स्टॉक में एट द एंड ऑफ द ईयर कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो अनसोल्ड रह जाते हैं, और जो अनसोल्ड प्रोडक्ट रहे उनको भी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जाते, उनकी वैल्यू को हम उसी ईयर में काउंट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 2 कंसेप्ट आ जाते हैं स्टॉक के, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और एक होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमारे पास जितनी कमोडिटी थी, जितनी उसमें चीज़ें थी, एंड क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें कितनी चीज़ें बची। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन स्टॉक, कितना स्टॉक में चेंज आया।
अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है और ओपनिंग स्टॉक कम था तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, ये इंक्रीज इन स्टॉक को दिखा रहा है। अगर ओपनिंग ये इसमें माइनस में आ रहा है तो ये आपका डिक्रीज इन स्टॉक को दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास, अगर हम जो पहला हमने पढ़ा था दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे इसमें। तो एक सिंपल फॉर्मूला बन गया, इट इज़ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे किसके लिए, चेंज इन स्टॉक के लिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पता चल गया, कैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट आप फाइंड आउट कर सकते हो, इट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जब हमने किसी चीज़ की वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ में उस पर कुछ कॉस्ट भी तो आई होगी। इसका मतलब अगर हमें नेट वैल्यू एडिड फाइंड आउट करनी है तो नेट वैल्यू एडिड कैसे फाइंड आउट होगी, तो आउटपुट की वैल्यू में से हमें इनपुट की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका पहला कंसेप्ट था, तो इसी में नेट वैल्यू एडिड के लिए आपका दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ इनपुट्स। वैल्यू ऑफ इनपुट्स को हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, या इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड जो बार बार यूज होगा वो होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब, इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु हमने बनाई तो उसको बनाने के लिए जो हमने दूसरी वस्तु को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया वो आपका क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी दो तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो हमने परचेज किया अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से, और दूसरा हमने परचेज किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिसको हमने किस नाम से दिया, इंपोर्ट के नाम से दिया। किस नाम से दिया, इंपोर्ट के नाम से दिया। या तो हम अपने देश से ही उसको परचेज करेंगे या फिर किसी विदेश से हम उसे लेके आएंगे। तो इस तरह से आपके इसके भी दो पार्ट हैं, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इंपोर्ट, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आपने खरीदा है रॉ मटेरियल। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू एडिड, जब हम मेथड की बात करेंगे तो वैल्यू एडिड मेथड कब आएगा आपका, व्हेन द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट को हम क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास टोटल वैल्यू एडिड मेथड आएगा। और वैल्यू एडिड मेथड जो होता है वो आपका क्या है, वो मार्केट प्राइस पे होता है, क्योंकि जो भी वस्तुएं बिकती हैं वो किस पे बिकती हैं, मार्केट प्राइस पे बिकती हैं। तो इसीलिए ये GVA है, ये एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बता दिया है कि कौन कौन से इसके इंटरप्राइजेज कौन कौन है। तो कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में क्या है, सबसे पहले कि फार्मर जो है अपने खेत में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है, और उसने उस वीट को वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट जो है उसको वो कितना है, 1000 है। मीन्स उसने उसको वीट को कितने में बेच दिया, 1000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मार्केट में बेच दिया। जब उसने 1000 में बेचा तो उसके यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या आएगी, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 1000 माइनस 0 आपका कितना आ गया, 1000 आपकी वैल्यू एडिड आ गई। दूसरी तरफ उस फार्मर से किसी फ्लोर मिल वाले ने वो आपका वीट खरीद लिया, और वो कितने में खरीदा, 1500 में खरीद लिया। अब 1500 में खरीदा तो उस 1500 का मतलब ये नहीं कि वो 1000 मीन्स अलग से उसमें ऐड किए हैं या फिर उसको ऐड ही नहीं किया जाएगा। तो अब उसने 1500 में खरीदा है तो 1000 रुपये तो पहले से ही थे। इसका मतलब कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसके लिए, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, वीट है, जो उसने किससे खरीदा है, फार्मर से खरीदा है। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, IC मीन्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन, V मीन्स वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी हुई उसके लिए, 1000, जो उसने फार्मर से खरीदा है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होगा, इट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया हमने। तो 1500 माइनस 1000 कितना आ गया आपके पास, 500 आपका क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडिड आ गई उस प्रोडक्ट के लिए, फ्लोर मिल के लिए। ठीक है, इसका मतलब फ्लोर मिल ने उस प्रोडक्ट में 1000 में कितनी की और वैल्यू ऐड कर दी, 500 रुपीज़ और उसने वैल्यू ऐड कर दी, और इसके कारण उसका प्राइस क्या हो गया अब
1500 हो गया। थर्ड, उस फ्लोर मिल से किसी बेकरी वाले ने खरीद लिया वो। अब बेकरी वाले ने बिस्किट बनाने और बिस्किट बना करके वो कितने में बेच रहा है मार्केट में, 2500 में वो बेच रहा है। तो जब वो 2500 में बेच रहा है तो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, जो उसने फ्लोर मिल से लिया। कितना लिया उसने फ्लोर मिल से, 1500 रुपीज़ में खरीदा था। तो 2500 माइनस 1500 कितना हो गया, 1000 रुपीज़ उसके लिए क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडिड हो गई। तो इस तरह से इकोनॉमी में हम जब भी हमें वैल्यू एडिशन मेथड का यूज़ करना है तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या जरूरी आ गया, तो ग्रॉस वैल्यू एडिड कितना हुआ है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट कितना था, 5000 था। उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया, 2500। और तो आपका टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू एडिड कितना आया, 2500 आया। इसका मतलब ये आपका क्या है, इस फॉर्मूले के अनुसार तो टोटल वैल्यू एडिड के लिए क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 5000 माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया, 2500। तो कितना आया आपके पास, वैल्यू एडिशन कितना आया, 2500 रुपीज़ आया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि एक जो फार्मर है उससे टिम्बर खरीदा गया 1000 रुपीज़ में, और उसने किसको बेच दिया, कारपेंटर को बेच दिया। कारपेंटर ने उससे फर्नीचर बना करके किसी स्कूल में बेच दिया। तो इसमें भी वैल्यू एडिशन का यूज़ हो सकता है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स आर देयर, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, हम कपड़े वाला एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि फार्मर ने कॉटन दिया और कॉटन उसका वैल्यू इतना था, और उसने कॉटन ने किसको, थ्रेड मेकर को दे दिया, उसने किसी इंडस्ट्री को दे दिया, और इस तरह से ये आपका वैल्यू एडिशन होता गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस वैल्यू एडिशन इज कि वैल्यू एडिशन में हमने सबको जोड़ तो लिया, ये 2500 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडिड आ गया, या टोटल वैल्यू एडिशन आ गया हमारे पास। अब इस वैल्यू एडिशन को हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू एडिशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। क्योंकि उस जो सामान है किस पे बिकेगा, मार्केट प्राइस पे ही बिकेगा। सेल किस पे होगी, मार्केट प्राइस पे ही होगी। तो GVA और GDP दोनों एक ही वर्ड है। ग्रॉस वैल्यू एडिड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब इससे हमें क्या फाइंड आउट हो गया, GDP एट MP हमें मिल गया। अब GDP एट MP के लिए, GVA एट MP के लिए जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, हमें पता है हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं। कोई भी इकोनॉमी होती है उसमें कितने सेक्टर होते हैं, इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं 3। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। तो देखते हैं GVA GDP एट MP को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज़ द ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन प्राइमरी सेक्टर। पहला कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर। और दूसरे में क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय ऑल द एंटरप्राइजेज इन सेकेंडरी सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर हो गया। एंड ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन टर्सरी सेक्टर। तो 1 + 2 + 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास GVA एट MP और GDP एट MP। और ये कैसे बनेगा, इट इज द वैल्यू एडिड बाय ऑल द एंटरप्राइजेज इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये आपके पास क्या आएगा, GDP एट MP आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है, या फिर जो जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किसके रिगार्डिंग आते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट NNP एट FC। फाइंड आउट NNP एट FC। NNP एट FC को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, नेशनल इनकम भी बोल देते हैं इसको। तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इससे पहला जो हमने वीडियो बनाया था उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आपके पास है GDP एट MP है, और वहाँ से आपने कहाँ पहुँचना है, NNP एट FC पे पहुँचना है। तो आपको ग्रॉस को किस में चेंज करना है, नेट में चेंज करना है।
इसका मतलब जीडीपी एट एमपी में आप क्या जोड़ देंगे कि जिससे आपका ये किस में चेंज हो जाएगा, जिससे आपका ग्रॉस नेट में चेंज हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी से माइनस कर देंगे, क्योंकि ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे बताइए, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को जब आपने माइनस किया तो ये आपके पास हो गया ग्रॉस से एनडीपी एट एमपी हो गया। अब सेकंड में देखिए डोमेस्टिक है और यहाँ पे क्या है, नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या ऐड करते थे, NFIA। क्या ऐड करते थे, NFIA ऐड करते थे। NFIA ऐड करने के बाद अब आपके पास ये क्या हो गया, NNP एट MP पहुंच गया ये। अब यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोनों सेम है। MP को आपने किस में चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए मैं क्या माइनस करूँगा बताइए आप, इसके लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा NIT। तो इस तरह से NNP एट FC फाइंड आउट करने का ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बाद में आप इससे NNP एट FC अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट नेशनल इनकम और आपको ये ग्रॉस वैल्यू एडिड से इसको फाइंड आउट करना है और बाकी सब चीज़ें आपको दे दी गई हैं, तो पहले आप वैल्यू एडिशन से वैल्यू ऐड करेंगे, उसके बाद में जीडीपी एट एमपी में से डिप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये पहला मेथड है उसका हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। आइए इसके आधार पे हम एक एग्जांपल करते हैं कि कैसे ये आपका मेथड काम करता है। सो हेयर इज अ न्यूमेरिकल, है ना। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड आउट नेट वैल्यू एडिड बाय फर्म A एंड B, ग्रॉस वैल्यू एडिड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये पूछ लिया उन्होंने। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, वैल्यू एडिड बाय फर्म A एंड फर्म B। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिड बाय फर्म A को देख रहे हैं। आपको पता है वैल्यू एडिशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और उसमें से माइनस क्या कर देते हैं हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट बन गया, दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर कुछ भी दिया है तो उसे हम क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी। तो कंजम्पशन को अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास ये वैल्यू एडिड बाय फर्म A आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें, अब देखिए आपको सेल्स बाय फर्म A कहीं पे है यहाँ पे। तो देखिए सेल्स बाय फर्म A कितना है आपके पास, ऑलरेडी 100 रुपीज़ है। और कहीं देखिए बाकी में कहीं भी सेल्स बाय फर्म A आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो सेल्स बाय फर्म A आपने यहाँ पे लिख लिया सबसे पहला, दैट इज सेल्स बाय फर्म A। अब उसमें क्या करना है आपने, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग A का क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म A दिया है आपको। तो पहला तो आपने ये ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी है, 100। दूसरा आप क्या लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म A। ओपनिंग स्टॉक भी है कहीं पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म A भी है हमारे पास, कितनी वैल्यू है, 25। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ A भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 20। तो इसका मतलब आपको दूसरी चीज़ मिल गई है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें, है ना, क्लोजिंग स्टॉक बाय या ऑफ फर्म A, है ना, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म A, ये कर दिया हमने। साथ में इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखिए कहीं पे, आपको कहीं पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिख रहा है इसमें, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इन दोनों को हमने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन का देखिए कोई है कहीं पे पॉइंट, कहीं से परचेज किया हो सेल्स मीन्स फर्म ए ने, तो वही उसके लिए रॉ मटेरियल होगा। तो परचेजेस फ्रॉम फर्म B बाय फर्म A, तो इसका मतलब फर्म B से फर्म A ने जो परचेज किया है ना, तो ये उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। परचेजेस फ्रॉम फर्म A बाय फर्म B,
तो ये तो फर्म बी के लिए रॉ मटेरियल, लेकिन अभी हम तो केवल फर्म ए की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये आपका क्या होगा, ये आपका रॉ मटेरियल होगा। कहीं कुछ और दिया है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे फॉर्मूले के अंदर जो हमने बताया था उससे मतलब अलग कुछ भी नहीं है। तो जो हमें चाहिए था फॉर्मूले के अनुसार वो मटेरियल हमने देखना है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व करें, आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्या क्या दिया है, आपने ये देखना है कि आप किसे छोड़ सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें से क्या किया हमने, फर्म ए में से, हाँ तो अभी इसमें माइनस कर देंगे हम परचेजेज बाय फर्म ए। तो फर्म ए ने जो परचेज किया उनको माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम सेल्स बाय फर्म ए की वैल्यू कितनी है, इट इज़ ऑन 100। इसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है, हमने प्लस करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है आपकी 20 और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 25। और साथ में किसको माइनस करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि परचेज फर्म ने किया है, पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है। तो इसे हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये भी माइनस हो गया। तो इस तरह से कितना वैल्यू है आपके पास 100 माइनस 5, 25 माइनस 25 हो गया। और ये तो 100 माइनस 45 आप अगर करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू इज इक्वल टू 55। तो ये 55 आपकी वैल्यू आ गई किसके लिए, फर्म ए के लिए। इसी तरह से आप दूसरे में क्या कर सकते हैं इसके, इसी का जो ए का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बताया इन्होंने, वैल्यू एडिड बाय फर्म बी। आइए हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू एडिड बाय फर्म बी। अब फर्म बी की वैल्यू ऐड करने जाएंगे तो उसे भी हम इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो फर्म बी के लिए देखिए, फर्म बी की सेल कितनी है आपकी, सेल्स बाय फर्म बी कितनी है, इट इज़ 200। तो सेल्स बाय फर्म बी प्लस चेंज इन स्टॉक, देखिए क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक बी का कितना है, आपका जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी कहीं पे है वो आपका फर्म बी का, फर्म बी ने किसी से परचेज किया है तो वो आप इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको फर्म बी की टोटल वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। तो देखिए फर्म बी ए ने जो आपका सेल्स बाय फर्म ए की वैल्यू देखिए कितनी है, ये पॉइंट नंबर 4 में देखिए। तो सेल्स बाय फर्म बी की वैल्यू है आपकी कितनी 200। तो पहले हमने 200 लिखा, साथ में प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है फर्म बी का, फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है आपकी 35। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 35 माइनस ओपनिंग स्टॉक बाय फर्म बी कितना है, ओपनिंग स्टॉक बाय फर्म बी ये रहा आपका पॉइंट नंबर 8 में। तो ओपनिंग स्टॉक बाय फर्म बी का वैल्यू कितना है आपका, इट इज़ 45। और माइनस में आप देखिए कि कहीं पे फर्म बी ने कुछ परचेज किया हो किसी से, तो फर्म बी ने यहाँ पे देखिए परचेजेस बाय फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ये पॉइंट नंबर 3। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परचेज का कुछ दिख रहा है किसका, फर्म बी ने जो परचेज किया है फर्म में से, तो ये हो गया -60। इन सबको सोल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 60 और 10, तो ये आपका हो जाएगा 200 माइनस 70। तो कितना आ गया 130 आपका ये ग्रॉस वैल्यू, ये वैल्यू एडिड बाय फर्म बी आ गया। अब थर्ड में बी पार्ट में इसके क्या पूछा गया है, ये देखिए बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट में पूछा गया ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर पूछ लिया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इसे क्या बोला इन्होंने जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट आप फाइंड आउट करें। लेकिन अभी तक हमारे पास फर्म ए, अब इससे हमें एक बात तो पता चल रही है कि इस इकोनॉमी में केवल 2 तरह की ही फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। अब इन दोनों फर्म से हमें क्या पता करना है कि ये दोनों फर्म मिलकर ही पूरी इकोनॉमी को बना रही हैं। इसका मतलब इन दोनों फर्म की जो वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू एडिड है, उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट
MP आ जाएगा या GVA एट MP आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो वैल्यू एडिड बाय फर्म A प्लस वैल्यू एडिड बाय फर्म B, तो दोनों की वैल्यू हम ऐड कर दें तो हमारे पास GDP एट MP आ गया। अब देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, इसकी वैल्यू है आपकी कितनी 55, और यहाँ पे फर्म बी की वैल्यू कितनी थी आपकी, इट वाज ओनली 130। दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 85, तो 185 हमारे पास ये क्या आ गया आपका GDP एट MP आ गया या GVA एट MP आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया है GVA एट FC पूछा है, GDP एट FC पूछा है हमसे, तो वहाँ पे हम कैसे जाएं, तो इसके लिए आपको जो इससे पिछले वीडियो में हमने जो फॉर्मूले किए थे उनका यूज़ आप कर सकते हैं। सो देखिए ग्रॉस से ग्रॉस मैच कर रहा है, अब डोमेस्टिक से डोमेस्टिक मैच कर रहा है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट मैच कर रहा है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, आपको केवल MP से FC पे जाना है, मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें तो हम क्या करेंगे GDP एट MP में से क्या माइनस करेंगे बताइए, GDP एट MP में से क्या माइनस करें कि फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएं। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा कि आपका जो भी हमारे पास क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, है ना, NIT हम माइनस करते थे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल में कहीं पे कोई NIT दिया है हमें। NIT में नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमें सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, केवल इनडायरेक्ट टैक्स दिया है पॉइंट नंबर 9 में। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स ये 30 के बराबर है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ करके इनकी वैल्यू बढ़ जाती थी। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे IT को माइनस कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, GDP एट FC मिल जाएगा, GVA एट FC मिल जाएगा। तो कितना वैल्यू है बताइए 185, इसमें से माइनस क्या कर दें, कितनी वैल्यू है वो देखिए 30, तो ये 30 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा दैट इज, तो देखिए इसमें से 30 को माइनस कीजिए कितना आएगा आपका, ये आपका 180 150, तो 155 आपका आंसर आया। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। सो GVA एट FC विल बी 155। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं, और इनको सोल्व करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, इन न्यूमेरिकल्स को ठीक तरह से सोल्व करेंगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इन सम को सही कर पाएंगे। चलिए अब आपके लिए एक चैलेंज है, मैं आपको एक नया न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ, आप इसे सोल्व करके लाएंगे। तो आप इसमें ये आपका न्यूमेरिकल है, आप इसे सोल्व करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आपको ये कितना समझ में आया। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।